नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन से संबंधित। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा अवशोषित करती है और ग्रह को गर्म करती है। इन गैसों में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है और इसमें शामिल हैं जो निम्नलिखित गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरीनेटेड गैस से, फिर है लास्ट में जल वाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 दोनों सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। वे प्रमुख गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। वे वातावरण में ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस ऊष्मा में अवशोषित करने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होता है। इसलिए ग्रीन हाउस जो गैस है वातावरण के लिए नुकसानदायक है। कुछ पॉइंट हैं, कुछ बताया गया है। निम्नलिखित गतिविधियां बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस से उत्पादन करती है, यानी किस तरह से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पॉइंट है पहला, कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन से जलने से बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जीवाश्म के ईंधन से जलने से, जैसे कोयला और तेल जब जलते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि पद्धतियों और पशुओं के पाचन प्रक्रिया जो होता है उससे मीथेन यानी CH4 महत्वपूर्ण मात्रा में निकलती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में जीवाश्म ईंधन का जलना, औद्योगिक प्रक्रियाएं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का क्षरण शामिल है। तो ये संबंधित चीज़ें से ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। देखते हैं कुछ और पॉइंट है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, इसके बारे में कुछ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क के वर्तमान में है। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो UNEP के स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होती हैं। नेक्स्ट बॉडी है जिसका नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी शुरुआत 1873 ईस्वी में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में हुई थी। इसके बाद 23 मार्च 1950 को WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के अनुमोदन से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी UN की आधिकारिक संस्था है। 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। IPCC इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बॉडी है जिससे पर्यावरण को देखने से संबंधित है। यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। इस संस्था को 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। फाउंडर इनके थे बर्ट बोलिन, स्वीडिश मौसम विज्ञानी जो कि स्वीडन के थे, मौसम विज्ञानी थे बर्ट बेलिन। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में IPCC का भी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP।
आईपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जिम अस्की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो ये था क्वेश्चन 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीवाणु की खोज किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1683, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1910। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जीवाणु के बारे में बताया गया, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसलिए इनको जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। एहनेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु का नाम दिया था। यानी जिस टाइम जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किए थे उस टाइम उन्हें जीवाणु का नाम दिया नहीं गया था। यानी जीवाणु का नाम जब दिया गया था उस टाइम 1829 का समय था, जो कि एहनेनबर्ग के द्वारा उस टाइम दिया गया था। 1843 से 1910 तक रॉबर्ट कोच, यानी 1843 में जन्म हुआ, 1910 में इनकी मृत्यु हुई। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग से संबंधित जन्म सिद्धांत दिए। 1812 में जन्म हुआ और 1892 तक रहे लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया था, जो कि 1812 में इनका जन्म हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला है छड़ाकार या बैसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। दूसरा है गोलाकार या कोकस जीवाणु बोलते हैं, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमाकार का या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के लिए उदाहरण विब्रियो कलेरी है। जो कोमा चिन्ह रहता है उसी टाइप के ये जीवाणु होते हैं। सर्पिलाकार, चौथा जीवाणु है सर्पिलाकार, यह स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। नेक्स्ट बताया गया है विषाणु के बारे में। इसकी खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। जब तंबाकू के मौजिक रोग पर खोज कर रहे थे उस टाइम इन्हें मिला था, यानी उस टाइम इसकी खोज हुई थी। इनकी प्रकृति यानी विषाणु की जो प्रकृति है वो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है विषाणु को। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण, पहला है ये कोशिका के रूप में नहीं होते हैं। यदि कोशिका के रूप में नहीं होते हैं मतलब विषाणु निर्जीव है। दूसरा है इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर बरसों तक रखा जा सकता है जब यह निर्जीव होता है तब। सजीव होने के लक्षण में है पहला, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है, यानी दुगना बढ़ते जाता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। फिर बताया गया प्रपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। दूसरा जंतु विषाणु, इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है जंतु विषाणु में। तीसरा है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित होते रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है जैसे T2 फेज। नोट में बताया गया है जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ होता है तो उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। देखते हैं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैव विविधता के 4 तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, पहला हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है सुंदरबन, यानी कि 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो पश्चिमी घाट के बारे में बताया गया। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद हैं और अधिकांश इसमें पर्णपाती वनों और वर्षा वनों को आच्छादित करते हैं, यानी ज़्यादातर जो है वो अधिकांश रूप में पर्णपाती और वर्षा वन पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी घाट में 6000 पौधों की प्रजातियां, जिनमें से 3000 स्थानिक है, यानी वहाँ के स्थानीय है। यह क्षेत्र पक्षियों की 450 प्रजातियां, 140 स्तनधारी, 260 सरीसृप और 175 उभयचरों के लिए भी जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं ये सभी। आगे बताया गया है सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्व भारत यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुंदरबन को विश्व जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह क्षेत्र अपने समृद्ध स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन यह दुनिया में जैविक रूप से सबसे समृद्ध हॉट स्पॉट में से एक है, जिसमें संवहनी पौधे की 25,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 15,000 केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बताया गया है हिमालय में उत्तर पूर्व भारत, भूटान, नेपाल के मध्य और पूर्वी भाग में शामिल है। तीसरा जो है हिमालय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में 163 लुप्त प्रायः प्रजातियों का रिकॉर्ड है, जिनमें जंगली एशियाई जल भैंस, एक सींग वाले गैंडे और 10,000 से अधिक पौधे की प्रजातियां शामिल है, जिनमें से 3,160 स्थानिक है, यानी 10,000 से अधिक जो पौधे पाए जाते हैं उसमें से 3,060 स्थानीय पौधे हैं। आगे बताया गया है यह पर्वत श्रृंखला लगभग 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। चौथा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र में फैला हुआ यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और चीन के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इंडो बर्मा क्षेत्र में जो फैला हुआ है हॉटस्पॉट, उसके बारे में बताया गया है। पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ी स्तनपायी प्रजातियां एनामाइट, मुंटजेक, लीफ डियर और सालोवा की खोज की गई है। भारत में लुप्त प्रायः पशु प्रजातियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे द रॉयल बंगाल टाइगर, द ग्रेट एशियाटिक लायन, द स्नो लेपर्ड, द पिग नोज्ड फ्रॉग, द पिंक हेजेड डक आदि जो है वो लुप्त प्रजातियों में नाम आ चुका है इन लोगों का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिक्स की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1975, बी 2009, सी 2011, डी 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन से संबंधित। ब्रिक्स मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी ब्रिक के नाम से इसका स्थापना हुआ था। जब स्थापना हुआ था उस टाइम इसे ब्रिक बोलते थे और इसका पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के शहर येकेटेरिनबर्ग में हुआ था। फिर 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसके सदस्य प्रदान करने की सहमति बनी। उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना, यानी ब्रिक्स से रिलेटेड एक बैंक भी है विकास बैंक के लिए। ब्रिक्स को विकास करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, जिसे जुलाई 2014 के फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुए थे। स्थापित करने की सहमति बनी और इसका मुख्यालय चीन के शहर शंघाई में स्थापना किया गया, यानी कि इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो चीन के शंघाई में बनाया गया। एक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, एक संगठन, उसके बारे में कुछ देखते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य देशों की संख्या 120 है वर्तमान में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वहीं देश की अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। एक बॉडी है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में की थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 में।
क्योंकि इसका उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये था क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, और कुछ इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन और रेड क्रॉस, इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कर्म भूमि निम्न में से किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की समाधि का नाम है कर्म भूमि। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कुछ समाधि का नाम है और उनसे संबंधित व्यक्ति, जैसे राजघाट महात्मा गांधी संबंधित है, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ये स्थल हैं। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, समता स्थल जगजीवन राम, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर भूमि का संबंध है राजीव गांधी, उदय भूमि का संबंध है आर के नारायणन, किसान घाट का संबंध है चौधरी चरण सिंह, अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, और लास्ट है शांति वन का संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो ये थे इम्पोर्टेंट समाधि स्थल और व्यक्ति से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल्ला साहब, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी जिब्रियल, ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद साहब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट बताएगा पहला, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी, और इनका लालन पालन उनके चाचा के द्वारा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफे में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इनकी शादी खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी, और इनकी पुत्री का नाम फातिमा एवं दवात का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी बने वो खलीफा कहलाएं। यह पद 1924 तक रहा, फिर इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था, यानी पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम को आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया, और सबसे पहले इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, यानी जब सिंध जीता तो उधर इस्लाम फैल गए। नोट, नवाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। जब उस साइड की ओर मुंह करते हैं उसे किबला कह सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
साथ में कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग का कारण है? ऑप्शन ए है पारा प्रदूषण, ऑप्शन बी कैडमियम प्रदूषण, ऑप्शन सी आर्सेनिक प्रदूषण और ऑप्शन डी है नाइट्रेट प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैडमियम प्रदूषण, यानी इटाई जो रोग होता है मनुष्य में वह कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इटाई जिसका शाब्दिक अर्थ है दर्द होता है, यानी जब इटाई रोग होता है तो मनुष्य को दर्द होता है उसमें। कैडमियम विषाक्तता को दिया गया नाम है, यानी कैडमियम की विषाक्तता बढ़ने से यह रोग होता है इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इस बीमारी को यह नाम 1912 में जापान के टोयोमा प्रीफ्रेक्चर के स्थानीय लोगों ने दिया था, यानी 1912 में जापान के टोयामा प्रीफ्रेक्चर के स्थानीय लोगों ने दिया था कैडमियम से संबंधित इटाई रोग का नाम दिया था। इस बीमारी को जापान के 4 बड़े प्रदूषण रोगों के रूप में मान्यता दी गई थी। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जहरीली धातु है जो प्राकृतिक रूप से मिलती है। यह एक अत्यंत विषैला औद्योगिक और पर्यावरण प्रदूषक है जिसे मानव कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका उपयोग NiCd रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में किया जाता है। Ni मतलब निकेल और Cd मतलब कैडमियम। जो निकेल और कैडमियम से मिलकर जो बैटरी निर्माण किया जाता है उसके रिचार्जेबल बैटरी में इसको निर्माण किया जाता है। कुछ तत्व और उससे संबंधित रोग के बारे में दिया है, जैसे पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होते हैं और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट रोग होते हैं। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? ऑप्शन ए 51वां यानी 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 48वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था। उसमें लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन का संबंध है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जो कि 24वां राज्य भारत का बना था सिक्किम 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 86वां संवैधानिक संशोधन जो है प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया इसके द्वारा, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A के माध्यम से बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। 54वां संविधान संशोधन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने से संबंधित है। भारत के संविधान में 10 मई 1951 को पहली बार संशोधन किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करना यानी छुआछूत को खत्म करने से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 76 का संबंध है भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 का संबंध है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। अनुच्छेद 155 का संबंध है राज्यपाल की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 162 का संबंध है राज्यों में विधान मंडलों की व्यवस्था। और अनुच्छेद 262 का संबंध है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय करना। अनुच्छेद 262 में संबंधित है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंकाल के उभे हिस्से जो हड्डियों के तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए कशेरुका, ऑप्शन बी कार्पेल, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उपास्थि कहते हैं,
जो हड्डियों की तरह मजबूत तो नहीं होते हैं लेकिन मोड़े जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कंकाल, मानव कंकाल तंत्र में हड्डी और उपास्थि होते हैं। यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और शरीर को सहारा प्रदान करता है। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपास्थि में उपास्थि अणु पाए जाते हैं। यह लचीला होता है और आघात अवशोषक के रूप में भी कार्य करता है। कंकाल के उभय भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते हैं और मुड़े जा सकते हैं उसे उपास्थि कहते हैं। यह बाहरी कान और नाक की नोक में मौजूद होता है। जोड़ से इन्हीं से बने होते हैं, जोड़ भी जो बने होते हैं वो इन्हीं से बने होते हैं, यानी उपास्थि से बने होते हैं जो गति में मदद करते हैं। कशेरु के बारे में बताया गया है। इसे रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है कशेरु को। यह अस्थिल होता है और उपास्थि द्वारा एक साथ जुड़ा हुआ है। यह घुमावदार होता है और शरीर को सहारा प्रदान करता है। कौन? कशेरु। कार्पेल के बारे में बताया गया है। यह कलाई में मौजूद होता है, यानी कार्पेल जो होता है वो कलाई में मौजूद होता है। यह संख्या में 8 होते हैं, यानी कार्पेल की संख्या 8 होते हैं। यह कोमल ऊतकों को लचीलापन और सहारा प्रदान करता है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका डैश है, यानी किस प्रकार का है, यानी कौन से कोशिका जो है वो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है प्लेटलेट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। देखते हैं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट है पहला, प्रतिरोधक क्षमता संक्रामक घटक से सुरक्षा करता है। जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो शरीर में संक्रामक होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देती है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं। टी लिम्फोसाइट रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट है। आरबीसी के बारे में बताया गया है। यह एक एरिथ्रोसाइट है। यह बिना केंद्रक और द्विअवतल आकार का होता है। यह गैस के परिवहन में मदद करता है। प्लेटलेट के बारे में बताया गया है। यह थ्रोम्बोसाइट होता है, मतलब यह थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स जो है क्या, थ्रोम्बोसाइट है। यह रक्त के स्कंदन में मदद करता है। तो ये था आज का स्टैटिक क्वेश्चन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। बढ़ते हैं अब आज की कुछ करेंट अफेयर क्वेश्चंस, वन लाइनर टाइप की है, देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2023 के बारे में बताया गया है। 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का विषय है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो, ये इसका थीम है। सतत विकास लक्ष्य 2 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा नंबर है पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर। तो दूसरा जो जीरो हंगर लक्ष्य है उसकी प्राप्ति पर बल देना है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूएन का 17 गोल टारगेट किया गया है 2030 तक हासिल करने में, जिसमें पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, यानी हंगर है पूरे वर्ल्ड में उसे 0 पॉइंट पर लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल हुए हैं, वो कौन कौन हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। करेंट अफेयर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुंबई में आयोजित सत्र हुआ IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसमें ओलंपिक गेम्स जो लॉस एंजल्स में 2028 में होंगे उनमें आयोजन के लिए प्रस्तावित ओलंपिक खेलों में 5 नए खेल जोड़ने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, यानी स्वीकार कर लिया गया है। लॉस एंजल्स 2028 के कार्यक्रम में क्रिकेट जो T20 है उसे शामिल किया गया है, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फिर तीसरा है फ्लैग फुटबॉल, चौथा है लैक्रोस और 5वां गेम है
स्क्वैश खेलों को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। इसकी स्थापना पीरे डू क्वर्टिन के द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी तथा यूनानी व्यापारी देमित्रिस बिकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में विश्व की 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। प्रेसिडेंट वर्तमान में थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट है विश्व छात्र दिवस के बारे में बताया गया है। विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2023 के बारे में। भारत में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम के उल्लेखनीय योगदान और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके समर्पण के सम्मान में वर्ष 2010 से वैश्विक स्तर पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। एक महान शिक्षक, प्रख्यात वैज्ञानिक और महान राजनेता डॉक्टर कलाम ने वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। विश्व छात्र दिवस 2023 का थीम है फेल, सीखने की दिशा में पहला प्रयास, स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। राष्ट्रपति कलाम का मानना था कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियों जैसे इच्छा, विश्वास एवं अपेक्षा को समझना तथा उन पर काबू पाना है। तो ये था आज का क्लास। करेंट और स्टैटिक दोनों क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में।